हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुधीर सर पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में आए हुए हैं, और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए पिंडर, बी टोंस, सी शारदा, डी भागीरथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की सहायक नदी। अगर हम शारदा नदी की बात करें दोस्तों, तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ज़िले से निकलती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से निकलती है। याद रखना, शारदा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है और घाघरा गंगा की सहायक नदी है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए पिंडर। पिंडर दोस्तों याद रखना, यह अलकनंदा की उपनदी है। किसकी? अलकनंदा की उपनदी है। और यह अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में मिलती है। और बात करें टोंस की, तो टोंस यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बात करें ऑप्शन नंबर डी यानी भागीरथी की, तो भागीरथी उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। किससे? अलकनंदा से मिलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। अर्थात भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है और इसकी संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य यानी बम्बू डांस है? ए उदोहो, बी मोसाई, सी चेराव, डी आलू एट्टू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चेराव। दोस्तों याद रखना, बम्बू डांस यह मिजोरम का राज्य का लोक नृत्य है। बम्बू नृत्य जो है यह मिजोरम का जो है लोक नृत्य है। और यह मिजोरम के मिजो लोगों द्वारा किया जाता है। किसके लोगों द्वारा? मिजो लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक ना। इस नृत्य में बांस का उपयोग किया जाता है। किसका? बांस का उपयोग किया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे खल्लम, चैलम, थंगलाम, जंगालम और चेराव इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारग्राही कला यानी इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है कोणार्क, बी पट्टदकल, बी भीमबेटका, सी कोच्चि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पट्टदकल। कौन सा सही होगा भाई? पट्टदकल। दोस्तों अगर हम बात करें पट्टदकल की, तो पट्टदकल जो है ना, पट्टदकल चालुक्य वंश से संबंधित है। किससे? चालुक्य वंश से संबंधित है। इसको स्थापत्य कला का विश्वविद्यालय कहा जाता है। पट्टदकल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना, 1897 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? 1897 में। 1897 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कोणार्क की, तो याद रखना दोस्तों, कोणार्क मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है। और यह 1984 यानी 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। कब? 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। और अगर हम बात करें भीमबेटका की, भीमबेटका ध्यान देना, सबसे पुरानी गुफा है। सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? 2003 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए बीजू खोटे, बी मोहम्मद जयूर खयाम, सी श्री राम लागू, डी गिरीश कर्नाड।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड की बात करें दोस्तों तो याद रखना, गिरीश कर्नाड महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक, अभिनेता और फिल्म निर्देशक और नाटककार थे। यह महाराष्ट्र के लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार थे। अगर इनकी हम पहली रचना की बात करें तो इनकी जो फर्स्ट रचना थी वो कौन सी थी? ययाति थी। कौन सी थी? ययाति थी। और इन्होंने ययाति को कब लिखा था? तो 1961 में लिखा था। कब लिखा था? 1961 में। और अगर इनके दूसरे नाटक की बात करें तो इनका जो दूसरा नाटक था वो था तुगलक। कौन सा था भाई? तुगलक। तुगलक को इन्होंने 1964 में लिखा था। कब लिखा था? 1964 में लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गिरीश कर्नाड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती हैं? किस नदी में मिल जाती है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी सिंधु, डी यमुना। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखना, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट हिमानी से निकलती है, जिस हिमानी का नाम है सिंगी खबन। क्या नाम है? सिंगी खबन। कहीं कहीं इसको सानो ख्वाबाब भी लिखा जाता है, सानो ख्वाबाब। तो यह जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अगर हम इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। याद रखना दोस्तों, सिंधु नदी में बाईं ओर मिलने वाली नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। सिंधु के बाईं ओर मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और अगर हम इस नदी की लंबाई की बात करें तो यह नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 2900 किलोमीटर लंबी है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में सांगपो और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में यमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में सांगपो और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें गंगा नदी की तो याद रखना, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, अर्थात 25 किलोमीटर। और यह भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र और गंगा की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेघना। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो ऑप्शन है ए गुरु नानक देव, बी गुरु अमरदास, सी गुरु अंगद, तो डी बंदा बहादुर। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंदा बहादुर। दोस्तों बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम गुरुबख्श सिंह रखा था। क्या रखा था? गुरुबख्श सिंह। अर्थात बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव और गुरुबख्श तीनों एक ही व्यक्ति हैं। तीनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें बंदा बहादुर के बारे में तो सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता था और इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा प्रथम सिख राज्य की स्थापना की गई तो याद रखना बंदा बहादुर के द्वारा। मुगल बादशाह फर्रुख सियर, कौन? मुगल बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। किसकी? मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सज़ा किसने दिया था तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर। बंदा बहादुर ने वाहे गुरु जी खालसा के स्थान पर, याद रखना, फतह दर्शन का नारा दिया था। किसका? फतह दर्शन। किसके स्थान पे? वाहे गुरु जी खालसा के स्थान पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मौर्य वंश से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस मौर्य वंश को आप अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ।
बी की बात करें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। सी की बात करें तो बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। और डी की बात करें तो अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों क्या हो जाते हैं, गलत। क्यों? क्योंकि दोनों में लास्ट में क्या है, अशोक और बिंदुसार। अगर बात की जाए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी किसने, चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। याद रखना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व, कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना, और कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार उत्तराधिकारी बनता है, उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक उत्तराधिकारी बनता है। अगर हम बात करें बृहद्रथ, तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और याद रखना दोस्तों, मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, किसने? मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व, कब? 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की क्या कर दी, हत्या। और बृहद्रथ की हत्या कर किस वंश की स्थापना करता है? शुंग वंश। तो अगर पूछा जाए शुंग वंश की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 185 ईसा पूर्व। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के शासकों का, तो मौर्य साम्राज्य का सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ मौर्य, दशरथ मौर्य के बाद संप्रति, संप्रति के बाद सलिसुक, सलिसुक के बाद देववर्धन, देववर्मन के बाद शतधन्वंता, और लास्ट में बृहद्रथ। ठीक ना दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ला लीगा खिताब किससे संबंधित है? ला लीगा खिताब किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है क्रिकेट, सी है दौड़, और डी है टेनिस। अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। दोस्तों याद रखना, ला लीगा खिताब की शुरुआत जो है ना, ला लीगा खिताब की शुरुआत 1929 में होती है। कब होती है? 1929 में। और याद रखना, यह स्पेन का, यह स्पेनिश खेल है। कैसा खेल है? स्पेनिश। ठीक ना। और इसका संबंध किससे? फुटबॉल से। स्पेनिश खेल है। याद रखना स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है यह ला लीग। यह स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है। ठीक है। और अगर हम ला लीग के चैंपियन की बात करें तो ला लीग के जो चैंपियन है वो है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड टोटल 35 बार अपने नाम में ट्रॉफी कर चुके हैं। कितनी बार? 35 बार। और ला लीगा जो है 2022 का खिताब भी रियल मैड्रिड ने ही जीता था। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? ए है मोर, बी मेढक, सी खरगोश, डी है हिरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मेढक। दोस्तों अगर हम मेढक की बात करें तो मेढक एक उभयचर जीव है। कैसा जीव है? उभयचर। और याद रखना उभयचर किसको कहा जाता है? ऐसे जीव जो स्थल और पानी दोनों में रह सकते हैं, जो स्थल और पानी में दोनों में रह सकते हैं, उन्हीं को कहा जाता है उभयचर। और याद रखना आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मेढक में कितने कच्छी हृदय होता है? तो याद रखना मेढक में 3 कच्छी हृदय होता है। कितने कच्छी? 3 कच्छी होता है हृदय। और 2 इसमें क्या होते हैं? अलिंद होते हैं। 2 क्या होते हैं? अलिंद होते हैं। और एक क्या होता है? निलय होता है। एक क्या होता है? निलय होता है। दोस्तों अगर हम बात करें उभयचरों के बारे में तो उभयचरों में जो श्वसन होता है ना वह गील, त्वचा तथा फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गील, त्वचा तथा फेफड़ों द्वारा होता है। और उभयचरों के लाल रुधिर कणिकाओं में अर्थात आरबीसी में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और उभयचर जीवों को जब उदय हुआ था वो होता डियोनियन काल में। कौन से काल में? डियोनियन काल में। कौन से काल में दोस्तों? डियोनियन काल में। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक ना। याद रखना तमिलनाडु के धर्मपुरी में कावेरी नदी पर स्थित है। ये होगे नक्कल जलप्रपात यह तमिलनाडु के में किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पे। किस पे है? कावेरी नदी पे। याद रखना
कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में ही कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। और कर्नाटक में ही शरावती नदी पर जोग, जिसे हम गरसोप्पा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात कर्नाटक में ही शरावती नदी पर जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। और जोग जलप्रपात की बात करें तो यह 253 मीटर ऊंचा है। कितना? 253 मीटर ऊंचा है। अगर दोस्तों अगर आपसे यह बात किया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कर्नाटक में ही है, जिसका नाम है कुंचिकल। क्या नाम है? कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बराही नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात की बात करें तो यह जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है। कितना? 455 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।